पावर के बारे में पढ़ा था, शक्ति के बारे में, राष्ट्रीय शक्ति। पहले आपने देखा था कि शक्ति का क्या अर्थ है और उसके बाद राष्ट्रीय शक्ति का क्या अर्थ है, और साथ ही साथ ये भी देखा था राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या होते हैं। आज उसी के विषय में पहले हम लोग आगे बात करेंगे और तब राष्ट्रहित की बात करेंगे। आपने पढ़ा था कि शक्ति का अर्थ होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वह कार्य कराने में समर्थ हो जिसे दूसरा व्यक्ति अन्य परिस्थितियों में नहीं करना चाहता हो। उसी प्रकार से राष्ट्र के लिए भी कहा जा सकता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर कर दे जिसे दूसरा राष्ट्र अन्य परिस्थितियों में नहीं करना चाहता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर शक्ति प्राप्त है। शक्ति के विभिन्न आयामों के विषय में भी हम लोगों ने बात की थी और हमने देखा था कि शक्ति की दृष्टि से राष्ट्र बराबर नहीं होते हैं, यानी शक्ति सापेक्ष होती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मुकाबले कम या ज़्यादा शक्ति वाला हो सकता है और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं वो सभी राष्ट्रों के पास अलग अलग मात्रा में होते हैं और साथ ही साथ उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है ये भी निर्धारित करता है कि राष्ट्र की शक्ति कितनी होगी। शक्ति में परिवर्तनशीलता का भी गुण होता है। शक्ति निरंतर बदलती रहती है, यानी पावर इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। एक राष्ट्र जो आज शक्तिशाली है हो सकता है कि आने वाले वर्षों में उसकी शक्ति घट या बढ़ जाए, और इसी के आधार पर राष्ट्रों का वर्गीकरण भी किया गया है। स्टेट्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। आप भी देखते हैं कि कुछ राष्ट्र विश्व में ऐसे हैं जिन्हें हम सुपर पावर कहते हैं, जिन्हें हम महानतम शक्ति का नाम देते हैं। तो दूसरी ओर कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिन्हें हम शक्तिशाली तो मानते हैं लेकिन सुपर पावर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। कुछ राष्ट्र पावरफुल हैं लेकिन अभी डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट हैं, उन्हें अपनी शक्ति और बढ़ानी है। और दूसरी ओर कुछ कमज़ोर राष्ट्र हो सकते हैं, मे बी वो अपनी स्थिति से संतुष्ट हों लेकिन अदरवाइज दे आर वीक एंड सेटिस्फाइड और वीक एंड डिससेटिस्फाइड। ये कुछ कैटेगरीज ऑर्गेन्स्की ने अपनी पुस्तक वर्ड पॉलिटिक्स में बताया था शक्ति के आधार पर, जब वो राज्यों का वर्गीकरण कर रहे थे। जिन राष्ट्रों के पास अधिक शक्ति होगी वो संतुष्ट अधिक होंगे। अगर आप एक डायग्राम बनाएं तो उसमें आप सबसे नीचे जो छोटे राष्ट्र हैं, जो उपनिवेश कह सकते हैं, जो किसी दूसरे देश की कॉलोनी है, उनको हम रखते हैं, उनमें असंतोष अधिक होता है। उसके ऊपर हम छोटी पावर्स को रख सकते हैं विच आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर स्टेटस एंड दे मे ट्राई टू चेंज इट। इसके बाद उनके ऊपर मध्यम शक्ति के मिडिल पावर्स आती हैं, जिनको थोड़ा संतोष तो है लेकिन अभी भी वो अपनी स्थिति से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होते हैं। उसके ऊपर महाशक्ति जिनमें डिससेटिस्फैक्शन की मात्रा कम है, और सबसे ऊपर प्रबलतम शक्ति या सुप्रीम पावर, सुपर पावर को रखा जाता है, जिनमें संतोष का जो तत्व है वो अधिक मात्रा में मौजूद होता है। अगर हम राष्ट्रों के तरफ देखें तो हम पाते हैं कि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र ज़्यादातर जो कॉलोनियल स्टेट्स हैं, उपनिवेश की श्रेणी है या लघु शक्ति है या मध्यम शक्ति है, इस श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर यूरोप के राज्य हो या जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें तो ये ऊपर वाली श्रेणी के राज्यों में आते हैं, यानी सुपर पावर के रूप में इन्हें हम देख सकते हैं। और 1990 के बाद सुपर पावर की श्रेणी में हम एक ही राष्ट्र को प्रायः रखते हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब शक्ति चूँकि संतोष, असंतोष इत्यादि को जन्म देती है, इसलिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो शक्ति का तत्व है वो विचारधारा बन जाती है।
अभी आपने देखा कि ऑर्गेन्स्की ने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें उन्होंने कहा कि कमज़ोर लेकिन संतुष्ट राष्ट्र, दूसरी ओर कमज़ोर और असंतुष्ट राष्ट्र। अब ये जो संतुष्टि और असंतुष्टि है वो बहुत कुछ विचारधारा पर भी निर्भर करती है। ये अवश्य है कि राष्ट्र के पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है या मिलिट्री रिसोर्सेज है या उसकी जो पॉपुलेशन है, ये सब उसके स्टेटस को तय करते हैं और साथ ही उसकी कैपेबिलिटी को तय करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात भी की थी कि ज्योग्राफी जिसमें लोकेशन आता है, जिसमें क्लाइमेट आ जाता है, हिस्ट्री ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने या कम शक्तिशाली बनाने में एक भूमिका निभाती है। साथ ही साथ इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने देखा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर है, ये सभी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तत्व था, वो था जनसंख्या, डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी में भी हमने देखा था कि जनसंख्या की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों महत्वपूर्ण है। केवल जनसंख्या का अधिक होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी। जैसे अभी आप देखते हैं कि बार बार ये आपके सामने डेटाज आते हैं कि चीन में जो जनसंख्या है उसमें जो युवा शक्ति है वो कम है, बल्कि जो वृद्ध हैं उनकी संख्या अधिक है। दूसरी ओर भारत के पास अभी युवा शक्ति अधिक है और इसकी वजह चीन की नीति रही है वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसकी वजह से आज उनके पास बुजुर्ग अधिक हैं बनिस्बत के जो यूथ है। और इसकी वजह से चीन के सामने आज कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, क्योंकि बुजुर्गों की देखभाल करने का दायित्व राज्य का हो जाता है। राज्य को उस पर ज़्यादा स्पेंड करना पड़ सकता है सोशल वेलफेयर पर। अब ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है या जो सोशल वेलफेयर की पॉलिसी है, ये कौन तय करता है? ये लीडरशिप के द्वारा तय किया जाता है। लीडरशिप गवर्नेंस के आधार पर काम करती है। लीडरशिप उस विचारधारा के आधार पर काम करती है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है। हो सकता है ये विचारधारा एक एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा हो सकता है कि ये विचारधारा एक सोशलिस्ट विचारधारा हो या शांति की विचारधारा। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आइडियोलॉजी की है। सो वी विल टॉक अबाउट आइडियोलॉजी एंड पावर एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेशनल इंटरेस्ट। व्हाट इज आइडियोलॉजी? विचारधारा क्या है? विचार और विचारधारा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। जब विचारों का एक क्रम उत्पन्न हो जाता है तब हम उसे विचारधारा का नाम दे देते हैं। यानी किसी संबंध में एक निश्चित दृष्टिकोण का विकास होना और इस विकास के माध्यम से एक वैचारिक श्रृंखला का निर्माण हो जाना। There is a series of thought on certain issue and this series of thought culminates into ideology. तो आइडियोलॉजी शब्द किसी भी राष्ट्र के विदेश नीति के निर्माण के लिए या उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी, उसकी आंतरिक नीति के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी देशों में हम देख सकते हैं कि वे एक निश्चित आइडियोलॉजी, एक निश्चित विचारधारा के आधार पर ही काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व बना हुआ है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को देखें तो इसको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। मोटा अगर वर्गीकरण करें, एक जनरल एक अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो लोकतांत्रिक और समाजवादी विचारधारा, एक तरफ डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है तो दूसरी तरफ हम समाजवादी, साम्यवादी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को देखते हैं, जिसके आधार पर पूरा विश्व 45 वर्षों तक कोल्ड वॉर के स्थिति में रहा। देयर वर बोथ कम्युनिज्म एंड लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म। तो ये जो इज़्म है ये कैसे राष्ट्र की नीति को तय करते हैं, उसकी
पॉलिसीज़ को तय करते हैं विच मेक अ स्टेट पावरफुल, लेस पावरफुल, मोर पावरफुल। तो ये तो एक मोटा जो वर्गीकरण है वो हम कर सकते हैं। विचारधारा क्या करती है? लोगों में, जनता में एक समर्पण की भावना, एक कमिटमेंट की जो सेंस है उसको उत्पन्न करती है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। किसी भी देश के विदेश नीति की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि देयर शुड बी सम स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड, कुछ रणनीति को बनाना आवश्यक है और ये रणनीति विचारधारा के आधार पर ही बनाई जाती है। जैसे भारत ने शांति की विचारधारा को अपनाया और इस वजह से उसने जो नीति अपनाई वो विकास की नीति, वो युद्ध न करने की नीति, दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाया और उसी के तहत उसने नॉन अलाइनमेंट को अपनाया, उसने पंचशील के सिद्धांतों को अपनाया। तो विचारधारा हमारे विदेश नीति को दिशा देती है और हमारे लोगों में एक कमिटमेंट उत्पन्न करती है टूवर्ड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिसीज टू बी अडॉप्टेड। मॉर्गेंथो कहते हैं कि जो राष्ट्र विचारधारा को त्याग कर स्पष्ट रूप से कह दे कि वो शक्ति चाहता है और इसी कारण अन्य राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं का विरोध करेगा, तो वह शक्ति संघर्ष में अपने को निश्चित रूप से बहुत ही एक ऐसी स्थिति में पाएगा जो उसके लिए हितकर नहीं है। अब इस बात का उदाहरण आप चीन में देख सकते हैं। चीन ने कम्युनिज्म की जो पॉलिसी अपनाई उसको छोड़ दिया जब उसने एक्सपेंशन को अपना लिया, क्योंकि कम्युनिज्म तो समानता की बात करता है, कम्युनिज्म तो शोषण का विरोध करने की बात कहता है, बराबरी की साम्यवाद है। लेकिन जब उसने एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाया, विस्तार की नीति को अपनाया और उसने ये घोषित कर दिया कि वो शक्ति प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है और तभी उसने एक ऐसी नीति को अपना लिया जिसमें वो दूसरे राष्ट्रों के साथ संघर्ष की स्थिति में अपने आप को पा रहा है और निश्चित रूप से ये स्थिति उसके लिए बहुत लाभप्रद नहीं है, क्योंकि उसके पास आज बहुत ज़्यादा मित्र नहीं बचे रह गए हैं और जो थोड़े बहुत मित्र हैं वो भी ये जानते हैं कि चीन उनके ऊपर ही मित्रता के लिए निर्भर है और इसलिए वो भी उसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यू कैन सी दैट चाइना डजंट हैव मेनी फ्रेंड्स टुडे, चाहे वो जापान हो या ताइवान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, और आगे चले जाएं तो आप यूरोप के देशों को देख लें, आप अमेरिका जो लगातार चीन के साथ ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। कौन से फ्रेंड्स हैं उसके पास? पाकिस्तान है, थोड़ा बहुत नेपाल, जहाँ पर भी उसने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को बढ़ाना शुरू किया और जिसकी वजह से नेपाल में भी उसका विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश देखा जा सकता है जो भारत को बैलेंस करने के लिए चीन का साथ दे सकता है। तो कुछ छोटे देशों के अलावा या नॉर्थ कोरिया ऑफ कोर्स, रशिया जो चीन की का साथ तो दे रहा है, उसका मित्र तो है, लेकिन उसने अन्य देशों से अपने आप को अलग नहीं किया है। तो इसलिए जब विचारधारा का त्याग करके केवल शक्ति का पीछा किया जाता है, नेकेड पावर जिसको कह सकते हैं, जब उसका पीछा किया जाता है तब राष्ट्र के लिए ये अहितकर होता है। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। सो आइडियोलॉजी should be the basis of foreign and domestic policy. Then only state will have a direction. It will know what kind of policies it has to frame. राष्ट्रीय शक्ति में विचारधारा मनोबल बढ़ाने का भी काम करती है। In the last class we had studied how public morale plays an important role in making a state powerful or less powerful. अगर सब कुछ है लेकिन मोरल हाई नहीं है, लोगों में मनोबल नहीं है, तो राष्ट्र की शक्ति कम हो जाएगी। और इसलिए हम पाते हैं कि विचारधारा भी, जैसे भारत हमेशा अपने आप को ऊंचे मनोबल में पाता है, क्योंकि भारत अपने आप को क्या कहता है कि वह एक ऐसा देश है जो शांति की बात करता है, वो अपने आप को बुद्ध का उत्तराधिकारी मानता है, अहिंसा
का प्रचारक मानता है, हम अपने आप को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं विश्व का। तो हमारी जो ये विचारधारा है वो हमें बल देती है और हम विदेश नीति के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अपने आप को हम एक वर्ड पावर के रूप में विजुअलाइज करते हैं, बिकॉज वी हैव दैट आइडियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल पावर। हमारा जो इतिहास है वो हज़ारों वर्षों का इतिहास है। हमारे लिए बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम तो ईसा के पूर्व से अपनी सभ्यता को देखते हैं। नतीजा ये है कि भारत वैचारिक दृष्टि से अपने आप को सबल पाता है। अब जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो उसको कुछ कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कुछ तरीके की जो विचारधाराएं हैं उनको हम काम करते हुए देख सकते हैं। और ये कौन कौन सी विचारधाराएं हैं? एक विचारधारा इसमें है यथास्थिति की विचारधारा, स्टेटस को मेंटेन करना, आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस। यथास्थिति का मतलब जैसा है वैसा ही बना रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। देश यथा पूर्व स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं और जितनी उनकी शक्ति है उससे वो प्रसन्न है, संतुष्ट है और उसको वे मेंटेन करना चाहते हैं। उसमें कोई कमी ना आए, ना तो उसको बढ़ाना चाहते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि उसमें कोई कमी आए। इस प्रकार की विचारधारा हम कह सकते हैं कि दो विश्व युद्धों के बीच में फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि के द्वारा अपनाई गई, क्योंकि उस समय वे बेनिफिट एडवांटेज की पोजीशन में थे। उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में जो लाभ प्राप्त हुआ था उसको वो बनाए रखना चाहते थे एंड दे डिडंट वांट एनी चेंज टू कम इन देयर स्टेटस। और इसलिए उन्होंने स्टेटस को, आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस को अपनाया और इसी के तहत उन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को अपनाया टूवर्ड्स जर्मनी एंड other states which had been defeated in the First World War. जर्मनी, इटली, जापान, ये ऐसे देश थे जो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। और जो देश अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं होगा वो क्या चाहेगा? वो यथा स्थिति में परिवर्तन चाहेगा। और जब यथा स्थिति में परिवर्तन चाहेगा तो उसका क्या मतलब होगा कि वो अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहेगा। और यहीं पर हम देखते हैं कि दूसरी विचारधारा का जन्म होता है और ये जो दूसरी विचारधारा है वो है साम्राज्यवाद की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ इम्पीरियलिज्म। ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी ऑफ इम्पीरियलिज्म केवल जर्मनी, जापान और इटली ने अपनाई, जिसके तहत उन्होंने विस्तारवादी नीति को अपनाया और जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इम्पीरियलिज्म या साम्राज्यवाद की विचारधारा तो बहुत पुरानी है और इसी विचारधारा के कारण ब्रिटेन ने अनेक देशों को अपना उपनिवेश बनाया, या फ्रांस ने कई देशों में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया, भारत में भी उसने ये कोशिश की, या पुर्तगाल या हॉलैंड, ये सभी देश ऐसे हैं जिन्होंने इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की नीति को अपनाते हुए कई देशों को अपनी कॉलोनी बना लिया था। साम्राज्यवाद की नीति आप जानते हैं कि किस विचार पर आधारित है? ये इस विचार पर आधारित है कि अभी नहीं, ये इस विचारधारा पर आधारित है कि वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। वाइट मैन्स बर्डन का मतलब क्या हुआ कि ये गोरे लोगों का दायित्व है कि वो काले लोगों को सभ्य बनाए, सिविलाइज्ड बनाए। और ये कहते हुए ब्रिटेन ने या यूरोप के जो अन्य देश थे जो अपने आप को विकसित मानते थे, उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को अपनाने का कार्य किया था। तीसरी जो विचारधारा है उसको ये कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा भी इसमें आती है। साम्यवादी विचारधारा जिसके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को काम करता देखते हैं, 1917 से कह सकते हैं, 45 में ये और ज़्यादा पावरफुल बनी, 45 से लेकर 90 तक हम इसे काम करते देखते हैं। और उसके बाद चीन में भी इस विचारधारा को हम पाते हैं।
एक अन्य जो आइडियोलॉजी है विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड आप सभी उसको जानते हैं, और वो है डिप्लोमेसी ऑफ पीस, आइडियोलॉजी ऑफ पीस, शांति की विचारधारा या शांति की कूटनीति। भारत जैसे देश जो स्वतंत्र हुए 1940 के बाद, एशिया अफ्रीका के बहुत सारे देश जिनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उन्होंने शांति की विचारधारा को अपनाने का कार्य किया, क्योंकि ये उनके हित में था। वे युद्ध नहीं चाहते थे, विकास चाहते थे, और इसलिए उन्होंने इस नीति को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक और प्रश्न या विचार बड़ा पॉपुलर हुआ 1990 के बाद, और वो था एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ये कहा गया कि विचारधारा का अंत हो गया है। विचारधारा के अंत की बात इसलिए कही जाने लगी क्योंकि नाजीवाद, फासीवाद का अंत तो पहले ही हो चुका था। 1990 में साम्यवाद का अंत हो गया जब सोवियत संघ का पतन हुआ। लेकिन मेरे विचार में ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये विचारधारा का अंत नहीं बल्कि एक देश का अवसान था, सोवियत संघ का कोलैप्स था। इट वॉज नॉट एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इट वॉज एंड ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम which was based on a certain ideology। तो इसलिए आइडियोलॉजी का अंत तो नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि आज साम्यवादी और साम्राज्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं के बीच में बहुत अंतर नहीं रह गया है। सभी तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, सभी व्यापार के लिए अपने बाज़ारों को खोल रहे हैं। दोनों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं एक जैसी हो गई है, बिकॉज नाउ व्हाट वी सी दैट वर्ल्ड हैज़ बिकम अ मार्केट। आज पूरा विश्व एक औद्योगिक समाज बन गया है। ग्लोबलाइजेशन ने सभी देशों के बीच में जो राजनीतिक वैचारिकी का अंतर था उसको लगभग ब्लर कर दिया है, उसको काफ़ी कुछ मिटा दिया है। आज हम क्या पाते हैं, तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक समस्याएं हैं जो देशों को परेशान कर रही हैं, न कि विचारधारा या वैचारिकी की समस्याएं। तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों में परिवर्तन आ जाने के कारण ये दोनों ही विचारधाराएं लगभग एक जैसी हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आइडियोलॉजी एंड पावर, और वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंसेस पावर।